सबसे पहले तो मैं उनसे कहूँगी कि वो अपना एक टाइम टेबल बना लें, ठीक है, क्योंकि वो जब अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो वो बाउंड हो जाएंगे उसको फॉलो करने पर, ठीक है। उन्होंने जो पहले स्टार्ट करना है अपने ग्रामर से, ठीक है, उनको अपना इंग्लिश ग्रामर जो है, अपने राइटिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करनी है। डेली बेसिस पर उन्होंने जो है एक माइंडसेट बना लेना है कि हमें जो है एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, एक लिखें, एक पेज लिखें, कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ लें, डॉन न्यूज़पेपर से पढ़ें, किसी एडिटोरियल से पढ़ लें, किसी मैगजीन से पढ़ लें, मगर होना वो करंट चाहिए, करंट टॉपिक। फिर उसको वो पढ़ के अपनी नॉलेज में रखें, उसकी फिर वो पैराफ्रेजिंग करें, या अब उन्होंने जो भी कुछ पढ़ा वो एक पेज पर वो लिख लें। इससे होगा कि पैराफ्रेजिंग होगी, राइटिंग स्किल्स अच्छे होंगे और उनकी नॉलेज उस टॉपिक पे अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वो असेसमेंट करवाएं उसकी। उसके बाद दूसरी अपनी वोकैब पे काम करना स्टार्ट करें। 2020 वोकैब जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो CSS में आपका कंपोजिशन का पेपर है उसमें 20 मार्क्स के आपके वोकैब के आ जाता है। अगर आपको 20 में से 18 मार्क्स 17 मार्क्स भी मिल जाते हैं तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट, ठीक है। और मैं जो आपको ये कह रही हूँ कि आपने पैराफ्रेजिंग करनी है, वो टॉपिक पूरा पढ़ के फिर बंद करके फिर आपने अपनी तरफ से उसमें जो है वो लिखना है, और जो भी आपने पढ़ा है उसको अपनी नॉलेज में कन्वर्ट करके आपने उसमें से लिखना है। उससे ये होगा कि आपकी ये वाली जो प्रैक्टिस है आपको प्रीसी में बहुत हेल्प करेगी। प्रीसी में भी यही होता है, आपने वो जो है पढ़ना होता है, फिर उसको कॉम्प्रिहेंसिवली आपने जो है वो लिखना होता है। ये वाली प्रैक्टिस आपको प्रीसी में हेल्प करेगी। उसके अलावा जो टॉपिक आपने पढ़ा है, मैंने कहा था आपने करंट अफेयर से पढ़ना है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई नॉलेज आपके पास आ जाएगी जो आप ऐसे में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, करंट अफेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फैक्ट्स फिगर भी होंगे जो आपके आइडिया को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाना है, एक आपने जो है वो जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो आपने उठाना है अपार्ट फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस। फिर आपने उसका सिलेबस जो है प्रिंट आउट करके अपने सामने रखना है, ठीक है। एक एक टॉपिक आप टिक करते जाएंगे। एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फिर पास पेपर से उसी टॉपिक पर आपने क्वेश्चंस देखने के कौन से आए हैं, फिर आपने वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर आपने दूसरा टॉपिक, फिर उसी से रिलेटेड पास पेपर के क्वेश्चन। इसी तरह आपने जो है एक ऑप्शनल कंप्लीट करके, अगर आपकी स्टैमिना इतनी अच्छी है कि आप फिर 2 भी ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ आपने करंट अफेयर जो है या और आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसका भी एक एक आपने टॉपिक जो है वो उठाना है, और इसी तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, और उस पर नोट्स भी आपने अपने बनाते जाने। अच्छा, नोट्स में आपको बताने की एक टेक्निक आपको ये बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है मटेरियल, ठीक है, किसी के नोट्स देख लिए क्या, वो इजी कॉपी कर लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक, इकोनॉमिक क्राइसिस एक टॉपिक है, आप इस पर जो है अपने नोट्स बनाने कह रहे हैं, तो मैं आपको वो टिप बता रही हूँ। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान गूगल पर लिखेंगे, ठीक है, आगे PDF लिखिएगा, इससे रिलेटेड आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको रिसर्च आर्टिकल का कोई वेबसाइट नहीं पता तो PDF लिख लेंगे तो वो रिसर्च आर्टिकल आपके पास आ जाएंगे। रिसर्च बेस्ड होंगे, कंटेम्प्रेरी होंगे और आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे, और काफ़ी इजी लिखे हुए होते हैं वो। तो आपके पास फिर आपके पास ये जब आपके पास गूगल में आप सर्च करेंगे तो डिफरेंट टैब्स आपके पास आ जाएंगे। आपने 3-4 टैब्स ऊपर खोल लेने, एक एक करके उसमें से पढ़ना है आपने, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ से आपने जो है आपको मिले वो आपने वहाँ पे जॉट डाउन करके लिखती जाना है, ठीक है। वो आप जैसे ही लिखते जाएंगे इसी तरह आपके पास जो है काफ़ी यूनिक काइंड ऑफ नोट्स भी बन जाएंगे, और आपके पास ऐसे नोट्स होंगे जिनको आप इजीली जस्टिफाई भी कर सकते हैं, फैक्ट्स फिगर भी होंगे, तो मतलब अलग एक चीज़ आप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, फीस सब्जेक्ट मैं आपको ये कहूँगी कि 2 बुक तो आपको एटलीस्ट जो है वो पढ़नी चाहिए, ठीक है। मतलब एक एक सब्जेक्ट पर भी आप 2 बुक्स अगर पढ़ लेंगे तो, अगर या एक बुक भी आपके पास ऐसी है जो ऑल इनकम्पासिंग है, जिसमें सारी मटेरियल वगैरह हर चीज़ मौजूद है, तो फिर आपको पढ़ने की इतने ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। पर ये कि अगर बिगनर हैं आप और आपके पास टाइम है तो मैं ये कहूँगी कि आप बुक्स की क्वांटिटी जो है वो फिर आप बढ़ा दें। कन्फ्यूजन नहीं होता। मसला ये होता है कि फिर आप जब ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो आपके माइंड में होता है कि मेरे पास अब 3-4 वे हैं एक बात को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। मेरे पास 3-4 जो है वो एग्जांपल्स आ जाएंगे। आप जितने ज़्यादा एग्जांपल्स देंगे, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, आप हर क्वेश्चन जितना मतलब ज़्यादा पढ़ा होगा आपने, वो हर डायमेंशन से आपके पास जो क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर आपने इसको इस तरह बिल्कुल अपने ऊपर हावी भी नहीं कर लेना। अगर आपने एक ही टॉपिक में 3-4 जगहों से पढ़ लिया है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर ज़्यादा आपको एग्जेजरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप अगर इस तरह करेंगे तो फिर स्टक हो जाएंगे सिर्फ एक चीज़ में, आपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखना होता है। फिर टाइम बच जाए तो आप दोबारा से जब रिवीजन करें तो एक एक चीज़ और उसमें ऐड कर दें। अच्छा, सबसे पहले तो एक तो नॉन सीरियस एटीट्यूड स्टूडेंट्स का होता है, जो मैंने खुद भी मतलब काफ़ी देखा है। स्टूडेंट्स आते हैं तो पहले तो वो खुद ही मतलब जो है वो इतने कन्फ्यूज़ होते हैं कि आया हमें CSS करनी है या नहीं करनी, ठीक है, वो इस तरह से कन्फ्यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़ होती है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका, ठीक है। वो कहते हैं बस BSc करके कॉलेज साइड से हो जाके वो CSS और PCS के एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, ना उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है,
ना उनकी नॉलेज इतनी होती है, ना राइटिंग स्किल्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है उनके फेल्यूर का रेशो जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं शुरू से फर्स्ट ईयर, इंटर, 9 मैट्रिक या कॉलेज की साइड की एजुकेशन उनकी ऐसी होती है जिन्होंने उनको जो है वो क्रेमिंग पर जो है वो हैबिचुअल कर लिया होता है, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाते। कॉन्सेप्ट डेवलप ना होने की वजह से वो जो क्रेमिंग वाला मटेरियल है वो जाके CSS और PCS में जो है वो लिख कर आ जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब नहीं होता, बल्कि जवाब वो होता है जो उनको पता होता है। तो एक नॉन रिलेवेंस की वजह से जो है वो स्टूडेंट में फेलियर का जो रेशो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है स्टूडेंट्स का, क्योंकि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से एक बात कॉन्सेप्ट उनको पता भी होता है, वो बात उनको पता भी होती है, मगर वो लिख नहीं पा रहे होते। तो ऑब्वियसली जब वो चेकर के पास आपकी बात पहुंच नहीं रही होगी तो वो आपको मार्क्स कैसे देगा। लक फैक्टर, हाँ मैं ये कह सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बिलीव करती हूँ कि चलें हमने जो है वो वर्ल्डली और मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, पर जो एक चीज़ फैक्टर रह गया जिसके बारे में हमने बात नहीं की वो स्पिरिचुअल फैक्टर है। इसलिए व्हाट आई बिलीव, मैं ये कहती हूँ कि दुआएं और आपकी जो अल्लाह ताला पे यकीन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पर ये वो चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट मानते हैं, कुछ नहीं मानते। बट मैंने पर्सनली जो है अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है कि अल्लाह ताला पर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बिलीव और दुआएं जो हैं और अपने आप पर यकीन जो है वो आपको जो है वो ज़रूर कामयाब करता है। मेरी स्ट्रगल जो है 2017 से जो है वो चली है और स्टिल अभी भी मैं PCS की, अभी मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया है, अगेन मेरा PCS का एग्ज़ाम भी है। तो अब हर कोई मुझे ये कहता है कि आपने जो है बस आप 17 ग्रेड मिल गया आपको, अब आप PCS ऑफिसर हैं, आप छोड़ दें, आप क्यों पढ़ रही हैं, MPhil छोड़ दें। पर मैं कहती हूँ नहीं, अपनी जर्नी जो है ना वो आपने ख़त्म नहीं करनी। मैं एक ऑफिसर भी हूँ, पढ़ाती हूँ, एक टीचर भी हूँ और MPhil की स्टूडेंट भी हूँ, खुद भी पढ़ रही हूँ। तो ये जो सफ़र होता है ना एजुकेशन का और लर्निंग का, सीखने का, सिखाने का, ये एंड नहीं होना चाहिए। ये जस्तजू है जो आपकी थ्रू आउट लाइफ, मैं कहती हूँ कि मतलब कंटिन्यू रहनी चाहिए।